डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज माइंड मैप एमएसटी सीईटी के इसमें हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को जो है स्टडी करेंगे। अब देखिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का माइंड मैप देखने से पहले हम जो है न्यूक्लियाई का जो बचा हुआ पोर्शन था, लास्ट माइंड मैप जो है हमने कंप्लीट न्यूक्लियाई नहीं देखा है। ओके, ड्यू टू सम रीजन हमको जो है वो वहां मतलब जो कुछ पोर्शन हमें छोड़ना पड़ा था। ठीक है, सो हमने जो है ना जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम इसके साथ इंक्लूड कर लेंगे। देखिए कुछ एक पॉइंट है। ओके, रेडियो एक्टिविटी हमने देखा था, रेडियो एक्टिविटी का जो मतलब डिफरेंट टाइप के डीके थे। ओके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ओके, वहां तक हमने पढ़ा था। उसके बाद के दो छोटे पॉइंट थे, दैट इज हाफ लाइफ टाइम और एवरेज लाइफ टाइम। तो ये हमें अभी पढ़ना बाकी था। तो जस्ट देखिए ये फॉर्मूले जो रहेंगे, ओके, वो आपको देखना है। तो हाफ लाइफ टाइम पहले किसे कहते हैं? ओके, सो इट इज सिंपल कि अगर एक सैंपल में 100 जो है ये जो है न्यूक्लियाई है, तो वो कम होके डीके होकर 50 हो जा रहे, तो 50 होने के लिए मतलब हाफ होने के लिए कितना टाइम लगेगा? ओके, इसी तरह नेक्स्ट टाइम हाफ होना मतलब 50 है अभी, तो हाफ होना मतलब 25 होना। समझ में आ रहा है? तो ये जो हाफ लाइफ टाइम है भाई, जो नंबर ऑफ सैंपल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल न्यूक्लिया है सॉरी, उस सैंपल में उनके आधे होने का जो काउंट आएगा, ओके, आधे होने तक का जो टाइम लगेगा उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो सिंपल वे में अब देखो इसका जो फॉर्मूला बनता है, टी हाफ इज इक्वल टू ln ऑफ 2 डिवाइड बाय लेमडा। तो लेमडा क्या है? तो डी के कॉन्स्टेंट। ln ऑफ 2 की वैल्यू आप चाहे तो लिख सकते हैं 0.693 डिवाइड बाय लेमडा। अब इसी तरह से जो एवरेज लाइफ टाइम है, तो देखो सैंपल में अगर जैसे हमने बोला कि भाई 100 जो है न्यूक्लियाई है, तो वो डीके होते 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 जब पूरे डीके हो जाएंगे तो उसके लिए जो टोटल टाइम लगेगा, दैट टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो एक का एवरेज आ जाएगा। ओके, एक का एवरेज आ जाएगा। देखो स्टार्ट में जो न्यूक्लियाई डीके हो गए तो उनका तो टाइम कम था, लेकिन जो लेट हो गए बाद में होते जा रहे तो उनका तो लाइफ टाइम बढ़ते जाएगा। हमें एवरेज चाहिए, तो सबका मिला के जितना लाइफ टाइम होगा उसको हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड कर देंगे। तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा? सो टाउ विल बी, ओके, ये कितना हो जाएगा? सो टाउ विल बी 1 बाई लेमडा। क्या आएगा? 1 बाई लेमडा। तो ये डी के कॉन्स्टेंट। तो अब अगर हमने यहां पे देखो, सिंस ये जो वैल्यू आ रही है, सिंस ओके टी हाफ इज इक्वल टू, ओके, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू 1 बाई लेमडा। सो 1 बाई लेमडा क्या है? टाउ है। तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं 0.693, सॉरी ये जो है ना टाउ हो जाएगा। सो दिस इज टी हाफ। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, या जो हाफ लाइफ के लिए टाइम पूछेगा कि भाई कितने जो है मतलब काउंट पूछ सकता है कि भाई 2 हाफ लाइफ के बाद कितना होगा। जैसे इनिशियली 200 है, तो 2 हाफ लाइफ के बाद कितने होंगे? पहले हाफ लाइफ में आधे हो गए, 200 के आधे 100 हो गए, उसके बाद 100 के आधे 50 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए ये था आपका जो है हाफ लाइफ टाइम और एवरेज, ओके, लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज वी आर हैविंग, ओके, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो ऐसे रिएक्शन जिससे न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। ओके, जैसे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एनर्जी जो रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें दो टाइप के, एक है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फिजन का मतलब क्या होता है? कि डिवाइड हो जाना। ओके, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाना। और इसी तरह से फ्यूजन, इसको मतलब क्या कहते हैं? जुड़ जाना। तो हमने जो है ना बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व जो देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि ऐसे न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर 30 से कम है उनको हमने लाइट न्यूक्लियाई बोला था, और जिनका मास नंबर 170 से बढ़ के उसको हमने हेवी न्यूक्लियाई बोला था। तो हेवी न्यूक्लियाई 170 के ऊपर, लाइट न्यूक्लियाई 30 के नीचे। सो 30 से 170 के रेंज में जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल न्यूक्लियाई। तो ये जो लाइट न्यूक्लियाई या हेवी न्यूक्लियाई, ये दोनों भी अनस्टेबल है। तो स्टेबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? उनका मास नंबर 30 से 170 के रेंज में आना। तो जिसका ऑलरेडी जो है मास नंबर ज्यादा 170 से,
तो वो क्या करेंगे, डिवाइड होंगे, दो हिस्सों में बट के जो है ना वो इस रेंज में आने की कोशिश करेंगे। और जिसका मास नंबर बहुत कम है तो क्या करेंगे, दो न्यूक्लियाई जुड़ के अपना मास नंबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे और वो जो है इस रेंज में आ जाएंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए। किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, चलो अब देखिए इसके आगे जो है ना, जो ये जो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन है, तो इसमें न्यूक्लियर फिजन जो होता है, तो देखो उसमें क्या होता है कि जैसा अगर पहला हमने ये रिएक्शन बोल दिया कि भाई न्यूक्लियर फिजन, तो आपको यहाँ पे सिलेबस में क्या दे रखा है, यूरेनियम का एग्जाम्पल दिया है कि यूरेनियम 92 236, एक्चुअली ये 235 है, इसके साथ में एक न्यूट्रॉन मिलेगा और इससे जो है ना आपको ये जो है यूरेनियम क्या आ जाएगा 230, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिस इज यूरेनियम 92 236। सो इट इज हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ओके, तो कैसे, तो हम क्या करते हैं, ये यूरेनियम है, ये यूरेनियम का न्यूक्लियाई, इसके अंदर ये न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स है, ये पूरे इसके अंदर ये जैसे, तो इसको क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन से हिट करते हैं, ये न्यूट्रॉन अंदर जाके गड़बड़ कर देता है, गड़बड़ करके क्या करता है, ओके इसको जो है ना डिवाइड कर देता है ऐसा दो हिस्सों में, ये जो है ना ऐसा स्टेप बनती है। ओके, इसके बाद की जो स्टेप रहती है वो इस तरह की कि भाई ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता, दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता, तो इसे कहते हैं डीके हो जाना। ठीक है ना, तो मतलब ये न्यूक्लियर फिजन, फिजन हो जाना, यहाँ क्या बोलेंगे, फिजन हो जाना। जो खुद से फिजन हो रहा है, ओके स्पॉन्टेनियस फिजन, उसी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जो ऑलरेडी हमने रेडियो एक्टिविटी डीके या रेडियो एक्टिव डीके जो टाइप्स पढ़े हैं वो ही था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम खुद से करा रहे हैं, हम ये न्यूट्रॉन इसको हिट कर रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा, खुद से नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियर फिजन कहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये ऐसे दो अलग अलग न्यूक्लियाई, इसको कहेंगे हम पैरेंट न्यूक्लियाई, पैरेंट न्यूक्लियस बोलेंगे, और ये जो रहेंगे इसको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई, इसको क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखिए इसके जो है ना जो केमिकल रिएक्शंस जो है ना इक्वेशंस है वो आपको बताए हैं, तो आपको बोर्ड की बुक में भी रहेंगे और जो है जो नीट की जो लिए जो हम एनसीईआरटी यूज करेंगे उसके लिए भी रहेंगे। देखिए लगभग पोर्शन वही है, कुछ एक पॉइंट अगर छोड़ देंगे, रेडियो एक्टिविटी लॉ को अगर छोड़ देंगे, बाकी सारी चीजें नीट और जो है सीईटी के लिए सेम रहेंगे। ठीक है, चलो आप कॉपी कर लो इसको। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके जो रिएक्शंस है, ओके इसके रिएक्शंस आप टेक्स्ट में से देख सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो हम एक मतलब लिख देंगे, यूरेनियम 92 236, तो इसके दो तीन कॉम्बिनेशन, ओके दो तीन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला I53, ओके 137 प्लस, ओके उसके साथ में जो बनता है Y39 ओके 97, और साथ में आपको जो है 2 न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स। उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन बताया है, ओके एक और कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, दैट इज वी आर हैविंग बेरियम एंड क्रिप्टॉन। सो बेरियम 56, ये है 140, साथ में ये क्रिप्टॉन, ठीक है क्रिप्टॉन के साथ जो है आपको ये 3694 प्लस 2 न्यूट्रॉन, फिर से जो है ना ये 92 236, कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, आपको एनसीईआरटी में भी रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी फर्क पड़ सकता है ऊपर केस में, ये तो भाई बेरियम तो वही रहेगा, मतलब एटॉमिक नंबर तो नहीं बदलेगा, मास नंबर में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से। अब नेक्स्ट है एसबी एंटीमनी 51, ओके विद दैट वी आर हैविंग 133 प्लस नायोबियम एनबी, ओके वी आर हैविंग दिस 4190 प्लस 4 न्यूट्रॉन। तो 2 न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन या 4 न्यूट्रॉन इस तरह से जो है ना, देखो इसके साथ में और रिलीज हो रहे हैं। हमने क्या किया, एक न्यूट्रॉन से हिट करके ये जो है फिजन किया, तो फिजन की वजह से ओके ये आपको फिर से क्या हो रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन नहीं तो 3 न्यूट्रॉन नहीं तो 4 न्यूट्रॉन ऐसे और मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये दो अलग अलग, ये जो है ना ये देखो आप दो अलग अलग न्यूक्लियाई मिल जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको 2 न्यूक्लियाई मिलते हैं, और बहुत कम रेयर केस में ऐसा भी होता है कि भाई एक आध मतलब यू कैन कंसीडर इन 1000 जो है फिजन 1 में भी टर्नरी, मतलब 3 आपको न्यूक्लियाई मिल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गेटिंग 2 न्यूक्लियाई। अब देख लो
ये जो है ना इनके मास नंबर देखते चलो, ये सब क्या आ रहे हैं 30 से 170 के रेंज में, मतलब ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। फिजन हो गया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया स्टेबल, यही मेन पॉइंट है। ओके, यही मेन पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना इसके साथ में आपको चेन रिएक्शन जो है डिस्कस किया जाता है, ठीक है, और साथ में ये भी बोला जाता है कि भाई ये जो फिजन रिएक्शन है ये कहाँ करेंगे, इसके लिए जो अरेंजमेंट लगते हैं, जो अपरेटास लगेंगे, जो चैम्बर लगेगा, सारे जो सेटअप लगेगा उसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अब देखिए बोर्ड केस में इसका कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है, 2-3 लाइन लिखकर छोड़ दिया, 2-4 लाइन रहेंगे। लेकिन जैसे एनसीईआरटी की बात करेंगे तो वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर का जैसा फिगर वगैरह देके जो है ना थोड़ा सा बताया हुआ है कि उसमें भाई हम जो है क्या क्या यूज करते हैं, जैसे हार्ड वाटर यूज होता है, ठीक है ना, इसी तरह से जो है कैडमियम के रॉड्स है, ओके, फिजन को किस तरह, चेन रिएक्शन को किस तरह कंट्रोल करते हैं, ये थोड़े से पॉइंट रहेंगे। तो देखो इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो लिया हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर एक अलग से वीडियो है, जिसको थोड़ा डिटेल चाहिए वो इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है सिंपली कि भाई ये याद रख लो कि जो सेटअप रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए उसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जो सेटअप रिक्वायर्ड है उसे न्यूक्लियर रिएक्टर। चले आप कॉपी करें इसको। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन जो है साथ में आ रहे हैं, ओके, इसके साथ, तो ये न्यूट्रॉन ये जो फिजन है उसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ऑन एन एवरेज ये समझ ले, जैसे बोर्ड की अगर टेक्स्ट में देखेंगे तो 2.7 न्यूट्रॉन एक फिजन से मिलते हैं, तो राउंड ऑफ कर ले उसको समझने के लिए 3। ओके, तो कैसा ये जो चेन रिएक्शन है ना वो किस तरह होता है, देखो ये जो न्यूक्लियर फिजन कैस्केड के फॉर्म में एक के बाद एक होते चला जाता है, तो चेन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमने ये पहला जो है ये एक यूरेनियम का जो है न्यूक्लियाई ले लिया, तो इससे क्या हुआ कि भाई ये हमने एक न्यूट्रॉन से हिट किया, इसके अंदर ये बहुत सारे न्यूट्रॉन न्यूक्लियन रहेंगे, तो इससे हमको एवरेज हमने क्या बोला 3 न्यूट्रॉन्स, तो ये इस तरह से ये 3 न्यूट्रॉन्स रहेंगे। तो वो 3 न्यूट्रॉन जो रहे, हर न्यूट्रॉन एक और न्यूक्लियाई को हिट करके वहां से वो फिजन को बढ़ाएगा, वहां से क्या करेगा वो फिजन को बढ़ाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर से ये 3 निकलेंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, ये फिर से जो है 3 निकलेंगे, फिर यहाँ से जो है ना ये 3 निकलेंगे। तो इस तरह से ये जो है ना कैस्केडिंग के फॉर्म में ये जो है ना कंटिन्यू होता चला जाता है, इसलिए इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन। तो जो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है उससे डिजास्ट्रस, ओके, डिस्ट्रक्टिव वर्क होता है, जो जैसे एटम बॉम्ब वगैरह जो भी रहेंगे बॉम्ब, तो डिस्ट्रक्टिव वर्क जो है ना ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन से, क्योंकि इतना ये रैपिडली बढ़ते चले जाता है और बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अगर इसको हम कंट्रोल करके यूज करते हैं, तो जैसे कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है तो वहां पे इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना, फिजन को कंट्रोल किया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होने देंगे, ओके, जितना मतलब जैसे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ओके, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम करेंगे। तो कैडमियम के रॉड जो होते हैं ना वो उसको जो है कंट्रोल करते हैं, तो उससे जो है ना जो फिजन हो रहा है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, फिर वो जो एनर्जी जो है हम जो है यूज करते हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके फिर इसको यूज किया जाता है। ओके, तो ये था समझो चेन रिएक्शन। तो ये सारी चीजें आपके जो है इसमें डिस्कस किया है। अब उसके बाद जो दूसरा जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। चले आप इसको कॉपी कर लें, एक पॉइंट और बताता हूं। अच्छा, एक पॉइंट और याद रख लो, ओके, कितनी एनर्जी रिलीज होती है एक फिजन से, तो लगभग 200 MeV, ओके, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन, ओके, पर फिजन, ओके, ये याद रखिए, ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब कॉपी कर लो, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो जरा ये जो है ना हेडिंग आगे के लिए, ठीक है, अभी हम न्यूक्लियाई पढ़े, ये हेडिंग आगे के लिए थी, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है तो इसको बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी तक, ओके, आर्टिफिशियली जैसे न्यूक्लियर फिजन जो है आर्टिफिशियली न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा है, लेकिन अभी तक फ्यूजन नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इन जनरल जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो जो है स्टार्स पे होता है। कहां पे होता है,
स्टार्स में। जैसे हमारा सोलर सिस्टम में स्टार जो है सन है हमारा, तो सन पे जो है ना ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे सिंपली बोर्ड की बुक में जो इक्वेशन दे रखा है फ्यूजन के लिए वो बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें बताया कि 4 प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, वही प्रोटॉन ही होता है H11। तो इससे जो है ना जो निकलेंगे, ओके, दैट इज वी आर हैविंग 4 अल्फा पार्टिकल, ओके, 4 अल्फा पार्टिकल, ओके। और इससे के साथ में आपको जो है ना ये प्लस 2 पॉजिट्रॉन, ओके, पॉजिट्रॉन साथ में है, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रिनोस, और साथ में जो है 26.7 MeV इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर आप थोड़ा सा जो है जैसे कुछ स्टूडेंट नीट के हिसाब से अगर देखेंगे या एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो इस इक्वेशन को देखो किस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको सिंपली जो प्रोटॉन है उसको हम क्या लिखेंगे, हम जो है ना ये जो 4 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन एटम, तो ये 4H11 ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है कि भाई इधर पॉजिट्रॉन बताया तो वो इधर रहेगा तो कम हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू रहेंगी, तो यहाँ पे बताएगा 2, ओके, ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बताएगा। और इससे जो आएगा तो यहाँ पे क्या बता दिया आपको, 4 अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो सेम जो है यहाँ पे ये लिखेंगे, ओके। सो ये जो है, अच्छा सॉरी 4 नहीं रहेगा, ओके, 4 प्रोटॉन अल्फा, यस, He24, ठीक है। अब इसके साथ में क्या रहेगा, तो 2 यहां पे जो है ना ये जो न्यूट्रिनो, ओके, उसके साथ में 6 गैमा, ये जो है ना फोटॉन्स रिलीज होंगे, और साथ में जो एनर्जी होगी दैट विल बी 26.7 MeV। तो उसी तरह का थोड़ा सा डिटेल ज्यादा दे रखा है एनसीईआरटी के इक्वेशन में, आप जो है ना ये भी याद रखे तो चलेगा। मेन है कि भाई 4 जो है ना हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई है उनके फ्यूजन से क्या होगा, तो हमको इतनी एनर्जी मिलेगी, ओके, 4, ओके, जो है हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के फ्यूजन से कितनी एनर्जी, 26.7। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है या फ्यूजन में, तो फ्यूजन में देखे 200 MeV रिलीज हो रही, तो अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो आप बोलेंगे ये है, लेकिन ऐसा नहीं। हम क्या चेक करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी जो लेते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जैसे बताते हैं। तो यहां पर भी जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना पर न्यूक्लियन कितनी हो रही है, एक न्यूक्लियन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाले केस में 200 MeV तो है, लेकिन इसके अंदर कितने न्यूक्लियंस होते हैं, तो 236 होते हैं। सो डिवाइड बाय 236, सो इट इज लेस देन 1 MeV। तो पर न्यूक्लियन लेस देन 1 MeV रिलीज होती है। और यहाँ पे अगर देखेंगे 26.7, तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियंस हो रहे हैं, हर एक में एक है तो 4 में 4 हो जाएंगे, तो सिंपली डिवाइड बाय 4, सो यू विल गेट 6.75 MeV इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे ज्यादा हो रही है, फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके। तो अगर फ्यूजन आर्टिफिशियली पॉसिबल हो जाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना ये न्यूक्लियर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे लिए जो यूज करने की एनर्जी रहेगी उसमें। तो ये जो था आपका, ओके, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो यहाँ पे न्यूक्लियर खत्म हो चुका है, ठीक है। चले आप पॉज करके कॉपी कर ले, हम जो है ना सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। चले कॉपी कर लिया आपने, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर की तरफ। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स में, ओके, सेमीकंडक्टर्स में जो 11th का पोर्शन था उसमें आपने बेसिक पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे 12th के पोर्शन से, हम जो ये माइंड मैप ले रहे हैं 12th के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो चले हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो इसको अब रब कर देंगे, हेडिंग लगा दे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो आपने 11th में क्या पढ़ा, तो आपने 11th में बेसिक में, ओके, सबसे पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज देखे होंगे, उनके टाइप्स आपने पढ़े हैं, मटेरियल के एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, ओके। जब टाइप्स पढ़े तो उसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पढ़े। एक्सट्रिंसिक्स जो इम्प्योर होते हैं, तो इम्प्योर करने के लिए इम्प्योरिटीज कौन से होते हैं, ओके। उसके बाद जो सबसे बेसिक जो है जो डिवाइस बनता है डायोड पीएन जंक्शन, वो आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे आपको जो है ना एप्लीकेशन पीएन जंक्शन, पहला जो टॉपिक है वो दे रखा आपका, ओके, कि सबसे पहले जो है ना एक ब्लॉक डायग्राम बताया पावर सप्लाई का।
तो उसमें जो ब्लॉक्स आ रहे हैं उसी को एक के बाद एक जो है ना यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले ओके यहाँ जो 12 का पोर्शन है ओके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो हमको जो है ना एप्लीकेशन ऑफ डायोड ओके डायोड या पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर सबसे पहले ये पढ़ना है। लेकिन इससे पहले टेक्स्ट में जो ब्लॉक डायग्राम दिया है ओके ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई ओके पावर सप्लाई ये बताया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है ना ये अगर हम देखें तो ये एक ट्रांसफार्मर ओके स्टार्ट में रहेगा ओके जो वोल्टेज को ओके कम करेगा, स्टेप डाउन करेगा। देखो यहाँ पे हम जो है ना 230 वोल्ट्स ये 50 हर्ट्ज मेन ये लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अब दूसरा अगर देखेंगे तो ये जो है ना यहाँ पे इस तरह से ये इस तरह से हम देंगे। तो चले मैं ब्लॉक के साथ बताता हूं, ये मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ऐसे नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ स्टेप डाउन हो गया, ठीक है, ये जो है ये ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पे जो है ना ये पहला ब्लॉक, सो दिस इज वी आर हैविंग रेक्टिफायर ओके रेक्टिफायर। इसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट ब्लॉक होता है वो होता है फिल्टर ओके उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा ओके रेगुलेटर, दिस इज वी आर हैविंग रेगुलेटर। और यहाँ पे आपको जो है ना ये लोड रेजिस्टर रहेगी ओके जो भी आउटपुट जो भी डिवाइस को आप देना चाह रहे जिसके लिए भी आप यूज करना चाह रहे। सो हियर वी आर गेटिंग ओके डीसी, एसी यहाँ पे दे रहे हैं हम और यहाँ पे हम प्योर डीसी यूज करते हैं, ठीक है, ये पावर सप्लाई हमको प्योर डीसी देता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम। अब देखो यहाँ पे किस तरह के चेंजेस, यहाँ पे आप फिगर को देखो, यहाँ पे क्या होता है देखो 230 ये बहुत ज्यादा है, ये इस तरह का रहेगा ओके, ये इस तरह से कंटिन्यू ये ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा स्टेप डाउन होके ये जो है ना ये इस तरह से आएगा, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे ये रेक्टिफायर का आउटपुट यहाँ की अगर बात करेंगे तो ये सिंपली जो है ना ये ऐसे ऐसा आएगा, ठीक है, नीचे के साइकिल कट हो जाएंगे सपोज। फिल्टर में क्या होगा तो यहाँ पे जो है ना ये ऐसे इस तरह से आएगा। तो इसमें जो चेंजेस है ना वो थोड़े कम होते हुए आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा आप ये ऐसा बता सकते हैं, ये जो है ना चेंजेस, बट स्टिल ओके कांस्टेंट नहीं आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे रेगुलेटर, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एग्जैक्टली कांस्टेंट आएगा। सो दिस इज द कांस्टेंट रेगुलेटेड। तो ये जो है ना देखो सबसे पहले ये जो ट्रांसफार्मर लगा है ये स्टेप डाउन, मतलब ये जो 230 वोल्ट है इसको यहाँ कम करके देगा। देखो यहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा, यहाँ कम है। रेक्टिफायर का काम क्या है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा इस तरह से ये जो चेंजेस है इसके अंदर ये कम करेगा ओके, लेकिन अभी भी ये एकदम से अच्छे से कम नहीं करा, अभी भी हमको चेंजेस दिख रहे हैं। तो वो चेंजेस कम करना मतलब इसके अंदर अभी भी एसी बाकी है। रेक्टिफायर क्या कर रहा है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारा एसी है, वो एसी अनवांटेड है। तो अनवांटेड को अगर हमको रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं फिल्टर लगाते हैं, जैसे वाटर फिल्टर, उसमें जो भी हमको चीजें जैसे जो भी प्योर करना है वाटर को समझो के उसमें से अनवांटेड जो भी थिंग्स है वो निकाल लेना है तो हम क्या है फिल्टर लगा देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये फिल्टर क्या करेगा अनवांटेड को रोक देगा और आगे क्या करेगा डीसी को भेज देगा। लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा एसी ओके या थोड़े से चेंजेस रहेंगे, उसको एक रेगुलेटर सर्किट रेगुलेट करना मतलब कांस्टेंट प्रोवाइड करना इनपुट पे जो भी आए। जैसे स्टेबलाइजर यूज करते हैं एसी के लिए तो क्या होता है इनपुट पे जो भी रहने दो, या बहुत सारे डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं हम स्टेबलाइजर, तो इनपुट पे अगर वेरिएशन भी रहेंगे तो आउटपुट पे कैसा रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो है ना इस तरह से, तो ये यहाँ पे स्टेबलाइजर नहीं रेगुलेटर यूज होता है, यहाँ पे डीसी चाहिए हमको, ठीक है ना। तो ये जो है हमको एकदम कांस्टेंट वोल्टेज देगा। तो ये था ब्लॉक डायग्राम जिसको मैंने अच्छे से डिटेल में बोल दिया है। अब आते हैं हम जो है पहला पॉइंट जो है इसमें ओके हेडिंग जो दिया रखी है, दूसरा पॉइंट समझो। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया है, चले आप कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब पहला पॉइंट लिखते हैं हम ओके पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर ओके पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर ओके पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। चलिए हेडिंग लगा देंगे हम
पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। ओके, रेक्टिफायर क्या है? तो रेक्टिफायर ओके इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। एसी को क्या करता है? वो डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सिंपली। अब देखिए इसमें जो है ना सबसे पहला जो टाइप है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर, HWR। आपको मालूम है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है? सिंपल, बहुत सिंपल सा सर्किट। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये आपने जो है ना ये ऐसा ट्रांसफार्मर लगा दिया। ओके, ये जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ये डायोड, ओके ये डायोड, और यहाँ पे जो है ना ये लोड रेजिस्टर। तो ये जो है ये लोड रेजिस्टर हमने लगा दिया, लोड रेजिस्टर। ठीक है, ये है डायोड। तो ये डायोड ही जो है ना रेक्टिफायर की तरह काम करता है। तो ये जो एक ही डायोड यूज कर रहे हैं तो उसे वो वाले सर्किट को बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबके लिए कॉमन जो है ना इसे यहाँ वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ। देखो ये जो है ना ये इनपुट वेवफॉर्म, चाहे हम हाफ वेव वाला सर्किट यूज करें या फुल वेव वाला सर्किट। ठीक है, चाहे ये इस तरह से हमने बता दिया। ठीक है, ये ऐसे हमने ओके अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट देखेंगे और फुल वेव रेक्टिफायर का भी देखेंगे और इफेक्ट ऑफ फिल्टर भी देखेंगे। सारे पॉइंट्स एक के बाद हम जो है चेक कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि डायोड, फॉरवर्ड बैच, रिवर्स बैच, ये भी हमने जो है जो 11th में है वहां पे कवर हो चुका है कि भाई जब फॉरवर्ड बैच होगा डायोड तो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा, रिवर्स बैच होगा तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा आइडियली। तो देखो यहाँ पे जब ये ऐसे इस तरह से इनपुट आ रहा है, ओके यहाँ पे थोड़ा छोटा ये इस तरह से आ जाए, तो जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बैच रहेगा, मतलब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो सेम आउटपुट पे जाएगा। तो आपको फॉरवर्ड बैच में ये डायोड ऑन रहेगा और आपको सेम जो है ना एज इट इज मिलेगा। ठीक है, आपको क्या है, सेम वैसा ही मिलेगा, साइकिल सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो इस तरह का आ जाएगा, सेम वैसा ही। अब दूसरा साइकिल, जब यहाँ पे ये निगेटिव साइकिल जाएगा तो अब ये रिवर्स बैच हो जाएगा। रिवर्स बैच में ओपन सर्किट तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो जीरो आ जाएगा करंट। तो जीरो करंट बोले तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा। तो निगेटिव साइकिल के लिए डायोड ऑफ रहेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई डायोड यहाँ पे D इज ऑन और यहाँ पे डायोड क्या है, ऑफ। तो ये सेम जो है ना रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये सेम जो है ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करता हूं दूसरा। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर, ये दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। तो फिर से यही बात रहेगी, ये आप इस तरह से आप ये जो है ना ये बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो है, ठीक है इस तरह से हम ले लेंगे। तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से ओके इसके सेंटर से, यहाँ से देखिए इसके सेंटर से यहाँ जो है ना ये ऐसे, ये लोड रेजिस्टेंस, या यहाँ पे आप बता दो, चलो ये ऐसे बता देंगे, इसको हटा दो ये ऐसे। तो ये जो है ना ये आउटपुट रहेगा, दिस इज वी आर हैविंग RL, ये RL रहेगा, वहां पे आउटपुट लेंगे। तो दो डायोड है, ये डायोड D1 और ये डायोड D2। अब देखो ये जो है ना ये दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये जो पहला ये जो देखा था ये बहुत सिंपल सर्किट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पे ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, मतलब जब ये ऐसे पॉजिटिव साइकिल चल रहा है तो यहाँ पे जब पॉजिटिव साइकिल रहेगा तो वो टाइम पे यहाँ पे निगेटिव साइकिल रहेगा। इसी तरह जब यहाँ पे निगेटिव साइकिल आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल आएगा। तो ये जो है ना जब पॉजिटिव साइकिल मिलेगा तो वो डायोड ऑन रहेगा। तो पहले इसको मिल रहा है, जब ये पॉजिटिव साइकिल है तो यहाँ निगेटिव साइकिल, तो इन्हें ऑफ रहेगा, इन्हें ऑन रहेगा। तो करंट इसमें से फ्लो के आउटपुट पे आएगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सो दैट इज वी आर हैविंग दिस वन। अब जो है निगेटिव साइकिल आया तो इन्हें ऑफ हो जाएगा, इन्हें ऑन होगा, तो इसमें से करंट फ्लो के आपको आउटपुट मिलेगा। तो फिर से ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आपको आउटपुट इस तरह से आएगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर में देखो यहाँ पे जो आउटपुट है वो भी आ रहा है। तो ये किसकी वजह से आ रहा है, दूसरे डायोड की वजह से आ रहा है। ये D1 की वजह से आ रहा है, ये D2 की वजह से, फिर ये D1 की वजह से आ रहा है, ये D2 की वजह से आ रहा है। तो इस तरह का आपको आउटपुट मिलेगा।
ठीक है, क्या फर्क है ये दोनों में? ओके, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी सुन लो। हाफ वे रेक्टिफायर सर्किट बहुत सिंपल है, एक ही डायोड यूज हो रहा है, लेकिन इसकी जो इफिशियंसी होती है रेक्टिफिकेशन की वो बहुत कम होती है, पुअर रेक्टिफिकेशन। इसके अंदर बहुत ज्यादा एसी कंटेंट होता है। देखो एक टर्म आता है जिसे कहते हैं रिपल फैक्टर। क्या कहते हैं? रिपल। ओके, इसी का एक फैक्टर होता है रिपल फैक्टर। तो रिपल किसे कहते हैं? तो जो एसी कंटेंट होता है इस आउटपुट में, एसी कंटेंट प्रेजेंट इन द डीसी आउटपुट, एसी कंटेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। तो इसमें क्या होता है कि आउटपुट पे हमें डीसी चाहिए, लेकिन एसी ज्यादा होता है डीसी का, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसकी रेक्टिफिकेशन बहुत पुअर है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके मुकाबले में यहाँ पे रेक्टिफिकेशन जो इफिशियंसी और डबल हो जाती है। ओके, मतलब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो डिवाइड करना होता है ना, यहाँ पॉजिटिव साइकिल तो यहाँ निगेटिव साइकिल, एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में होना पड़ेगा, तभी ये हाफ एक साइकिल इधर जाएगा तो दूसरा साइकिल इधर रहेगा। अदरवाइज कहीं सेंटर से नहीं होगा तो थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव के साथ थोड़ा निगेटिव भी आ जाएगा और यहाँ पे खाली निगेटिव आएगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो ये जो सेंटर टैपिंग, इसको कहते हैं सेंटर टैपिंग, तो एग्जैक्टली सेंटर में ही होना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हो गए तो फिर वोल्टेज इक्वली डिवाइड नहीं होगा, जिससे हमको सही आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये जो सेंटर टैपिंग है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, कॉम्प्लिकेशन वाला चीज। बाकी अच्छा है कि भाई इसकी इफिशियंसी अच्छी होती है। ओके, मतलब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन अच्छे से होता है। ठीक है, चलो, तो ये जो है कुछ पॉइंट मैंने आपको बोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, रेक्टिफिकेशन के बाद आपको नेक्स्ट है कि भी अगर फिल्टर लगाए तो आउटपुट किस तरह का आएगा। ठीक है, फिल्टर, तो फिल्टर क्या होता है? अभी जैसे बोला मैंने, कुछ जो भी अनवांटेड होता है वो अगर रिमूव करना है तो हम कौन सा सर्किट यूज करते हैं? फिल्टर यूज करते हैं। चलो अब ये मैं रब कर देता हूं। ठीक है, चलो अब देखिए फिल्टर क्या होता है सिंपली, या फिल्टर कहाँ लगाते हैं? तो ये आउटपुट हमने अभी ब्लॉक डायग्राम में देखा था, रेक्टिफायर के बाद फिल्टर था, तो यहाँ पे सिंपली जो है ना ऐसे फिल्टर लगा देते हैं। देखिए चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम इसके लिए ज्यादा लग जा रहा है। ओके, हम जो है सर्किट के साथ देख रहे हैं, अभी भी कई सारे पॉइंट्स। ओके, अभी तो स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे पॉइंट्स में बाकी है। फिल्टर, तो फिल्टर क्या करता है? अनवांटेड को रिमूव करता है। तो देखो ये जो है ना रेक्टिफायर से आ रहा है, ये है फिल्टर, ये रेक्टिफायर। ओके, रेक्टिफायर आउटपुट यहां पे। तो सिंपली ये फिल्टर बोले तो क्या होता है? एक कैपेसिटर। फिल्टर यहां पे क्या है? सिंपली एक कैपेसिटर होता है, और यहाँ पे ये जो है ना ये आउटपुट पे ये लोड रेजिस्टर, एक कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर, बहुत सारे फिल्टर है, तो सबसे सिंपल जो फिल्टर होता है वो कैपेसिटर। तो क्या होता है? ये जो इनपुट पे वोल्टेज आ रहा है वहां तक ये कैपेसिटर चार्ज होता है, तो फॉरवर्ड बायस में तो वोल्टेज आ जाता है। रिवर्स बायस में क्या होता है? करंट फ्लो नहीं होता, तो डिस्चार्ज होने के लिए जो पाथ मिलता है वो बहुत स्लो होता है। ओके भाई, आइडियली ओपन सर्किट है, प्रैक्टिकली तो बहुत हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस रहेगी, तो उसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज बहुत स्लो होगा। तो आउटपुट किस तरह का आएगा? देखो मैं रेड से ड्रॉ करके बताता हूँ। ये यहां तक चार्ज हो गया, अब ये डिस्चार्ज बहुत स्लो होगा, फिर चार्ज फास्ट हो जाएगा, डिस्चार्ज स्लो होगा, फिर ये चार्ज फास्ट होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ओके, दिस इज वी आर हैविंग द आउटपुट ऑफ द फिल्टर, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको सिंपल जो फिल्टर है उससे रिलेटेड। अब इसके बाद जो है ना कुछ स्पेशल पर्पस डायोड है, तो इसके बाद का जो ब्लॉक है वो उसी से रिलेटेड। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? रेगुलेटर। तो यहां पर ओके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पेशल पर्पस डायोड में जीनर डायोड। ओके, जीनर डायोड, देखो जीनर डायोड, अब इसका जो सिंबल होता है, ओके, ये आप अब 11th में नहीं पढ़े तो यहाँ पे रहेगा, इसका सिंबल इस तरह का रहेगा। ओके, तो ये एनोड और ये कैथोड। देखो ये जो है ना ब्रेकडाउन रीजन में काम करते हैं, ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, तो या इनको ये जो है ब्रेकडाउन, ओके,
दो टाइप के ब्रेकडाउन, जंक्शन ब्रेकडाउन। तो जंक्शन ब्रेकडाउन में ओके चलो मैं यहां लिखता हूं जंक्शन ब्रेकडाउन। तो दो तरह के जंक्शन ब्रेकडाउन होते हैं, एक है जीनर और दूसरा है एवलांच। तो एवलांच आपको सिलेबस में नहीं है तो उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। जीनर देखो जो ऑर्डिनरी डायोड होता है, जो नॉर्मल डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। मतलब फ्लो होगा भी तो वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, रिवर्स सैचुरेशन करंट, लीकेज करंट जिसे कहते हैं। अगर हम रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डायोड जो है डैमेज हो जाएगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट उससे फ्लो होगी। ओके तो ये हो जाता है। लेकिन ये जो जीनर डायोड होते हैं ना, ये रिवर्स बायस में ही वर्क करने के लिए बनाए जाते हैं। तो हाई अमाउंट ऑफ करंट मतलब करंट तो फ्लो होगा उससे, लेकिन वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो जो है डैमेज नहीं होगा, वो जो है डैमेज नहीं होगी। अब अगर हम देखें कि भाई ग्राफ किस तरह का बनता है इनका, ओके कैरेक्टरिस्टिक, तो सिंपली देखो फॉरवर्ड बायस में कोई फर्क नहीं, उसी तरह का रहेगा। ओके उसी तरह का रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो रिवर्स बायस होता है ना, उसमें देखो ये ऐसे करंट बढ़ते ये ऐसा जो जीनर वोल्टेज रहेगा, दिस इज वी आर हैविंग जीनर, देखो निगेटिव में वोल्टेज तो उस पे जो है ना करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, हाई करंट जो है यहाँ पे बहुत माइन्यूट करंट। लेकिन जब जीनर डायोड तक, जीनर वोल्टेज तक हम बढ़ाते चले जाएंगे तो इस वोल्टेज पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ना एक फिक्स्ड वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ओके फिक्स्ड वोल्टेज रेफरेंस। तो इसीलिए इसको जो है ना एज ए रेगुलेटर जो है यूज किया जाता है, ओके एज ए रेगुलेटर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे उसका सिंपल सा अगर सर्किट देखेंगे तो इनपुट पे अगर हम जैसे यहाँ पे ये इनपुट पे हम वोल्टेज देंगे कुछ भी, एक हमने रेजिस्टर लगा दी, यहाँ पे हमने जो है ना ये जो है जीनर हमने यहाँ पे लगा दिया, चाहे तो इसके यहाँ पे हम मिली एमीटर जैसा अगर आप बुक में देखेंगे तो मिली एमीटर्स लगे हुए रहेंगे। तो ये जो है ना इनपुट वोल्टेज भी आ गया, ओके ये जीनर। तो इसका वोल्टेज फिक्स रहता है, रेफरेंस हमने क्या बोला है, इट इज हैविंग फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज। अब देखो यहाँ पे ये इनपुट पे रेजिस्टेंस, इसको आर आई मान लो इनपुट वाली, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आउटपुट पे ये जो है ना लोड रेजिस्टर। तो ये जो यहाँ पे वोल्टेज है ना एकदम कांस्टेंट, जितना जीनर का वोल्टेज है उतना ही जाएगा। इनपुट पे कुछ भी हो, इनपुट पे अगर आप बढ़ाएंगे तो इसके अक्रॉस में उतना ही रहेगा, बचा हुआ वोल्टेज यहाँ कम ज्यादा होगा, यहाँ पे जो है ना अक्रॉस आर आई ये कम ज्यादा होगा। तो इस तरह से जो है ना ये जो है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड, ओके यहां लिखता हूं जीनर डायोड एज ए रेगुलेटर। तो ये उसका सिंपल सा सर्किट है, ओके एज ए रेगुलेटर। चलिए आप कॉपी कर ले इसको, ओके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है नेक्स्ट जो डायोड्स है हम उसकी तरफ जाएंगे। जीनर के बाद जो नेक्स्ट स्पेशल पर्पस डायोड है वो है आपका फोटो डायोड। तो एप्लीकेशन के तौर पे देखो ये जो है ना सिंपल सबसे मेन है कि भाई ये जो है ना कांस्टेंट रेफरेंस की तरह देता है, या अगर जो है ना हमको इससे बढ़ के वोल्टेज नहीं चाहिए तो आप जो है ना एज ए पीक डिटेक्टर उससे बढ़ के तो उसको क्लिप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो कई सारे एप्लीकेशन, या वोल्टेज लिमिटर, ओके हमको लिमिट करना वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं चाहिए तो वहां पर भी इसका यूज हो सकता है। अब इसके बाद देखिए, चले आप पहले पॉज करके कॉपी कर लो, ओके हम जो है ना अब यहाँ पे जो दूसरा स्पेशल पर्पस डायोड है, ओके आपको फोटो डायोड है, सोलर सेल है और लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा डिस्कशन जो है ट्रांजिस्टर का रहेगा। ठीक है चलिए सो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए सो कॉपी कर लिया आपने। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपको फोटो डायोड। तो देखो इसमें जो है ना आपको जस्ट एक दो तीन पॉइंट जैसे याद रखना है, ओके जैसे अभी हमने देखा कि जीनर डायोड रिवर्स बायस में यूज होता है। तो अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट है उसमें है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड भी रिवर्स बायस में ही यूज होता है, ओके यूज्ड इन रिवर्स बायस। ठीक है किस लिए यूज होता है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके कैसे, देखो ये जो है ना जैसे ये जो इस फोटो डायोड होगा यहाँ पे इसकी डिप्लीशन लेयर होगी तो यहाँ पे लाइट फॉल होती है। ओके इसका अगर हमने
ये जो सिंबल ड्रॉ किया तो आप ऐसे बता सकते हैं लाइट इस पे फॉल हो रही है। लाइट के फॉल होने से इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो देखो जब क्या करते हैं कि भाई सिक्योरिटी जहां पे देना है तो वो डोर के पास ये सिस्टम बना होता है, इसमें से एक सोर्स रहेगा, उसमें से लाइट इस पे जाती रहेगी। अगर कोई आ जाए खोलने की कोशिश करे या ऐसे आ जाए तो वो इंटरप्ट हो जाएगा। इंटरप्ट होते ही क्या होगा कि भाई वो उसमें से करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा, रुकेगा, इंटरप्ट होगा। तो वो इंटरप्शन के ऊपर से ही जो है ना एक दूसरा सर्किट वर्क करता है, तो अलार्म बजा देगा या बजर बजा देगा, जिससे समझ में आ जाएगा कि भाई वहां पे कुछ गड़बड़ है। ओके, कोई ना कोई इंट्रूडर आया है। तो याद रखें रिवर्स बायस में यूज होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। लाइट जैसे फॉल होगी ओके इसमें से करंट फ्लो होता है। ओके, लाइट के फॉल होने से करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो होता है सोलार सेल। तो इसको सेल बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा, यहाँ पे कुछ ऐसी लेयर्स रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये माइनस और यहाँ पे हो सकता है ये इस तरह से जो है ना ये प्लस, इस तरह से कुछ जो है बना हुआ रहेगा। ओके, ये जो है आपको ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, ईएमएफ जो है प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे इस तरह से ये लाइट जो है ना फॉल होगी और ये जो है यहाँ आप जो है इस तरह से इसको बता सकते हैं कि यहाँ जो है ना ये प्लस माइनस यहाँ ईएमएफ आ जाएगा। जब यहाँ पे इसके अक्रॉस में रेजिस्टर लगाएंगे तो इसमें से जो है ना करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है उसका जो है स्ट्रक्चर। इसके ऊपर सॉरी एक क्वेश्चन आया था कि ये जो है ओके अब डिटेल में आप जो वीडियो उसमें देख सकते हैं स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग वगैरह। अब यहाँ पे हमको माइंड मैप में सिंपली इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करना है। तो ये क्या है इससे रिलेटेड, ये इसके अक्रॉस में जैसा नाम दिया सेल, मतलब ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ओके, ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अब इसके साथ एक और पॉइंट है कि भाई इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ओके कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो भी आपको इसमें बताया। दिस इज वी आर हैविंग करंट एंड दिस इज वी आर हैविंग वोल्टेज। तो आपको इस तरह से ये 2 पॉइंट बताया हुआ है। ओके, 2 पॉइंट। तो यहाँ पे देखो करंट तो अब मैक्सिमम है, लेकिन ये जो है ना वोल्टेज 0 हो जा रहा है ये वाले पॉइंट पे। तो वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, तो इसे कहेंगे हम शॉर्ट सर्किट करंट। और ये वाले पॉइंट की बात करेंगे, कम होते होते करंट 0 हो जा रहा, तो करंट 0 कब होता है, ओपन सर्किट पे। तो ये वाले पॉइंट को बोलेंगे ओपन सर्किट। तो ये आपको बोर्ड की बुक में बताया। अगर इसी को नीट के लिए एनसीईआरटी के लिए देखेंगे तो एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड बताया है। ये क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये आपको 4th क्वाड्रेंट में मिलता है। कहाँ मिलता है ये, एक्चुअली ये जो 1st क्वाड्रेंट में बता रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से बताया। एक्चुअली ये जो है ना ऐसी वैल्यू आती है आईएस, तो आपको ये वाले क्वाड्रेंट में मिलता है। तो क्वेश्चन नीट में पूछा है कि भाई ये जो इस तरह से देके पूछा है कि ये जो ग्राफ है वो किस डिवाइस का है। सो दैट इज वी आर हैविंग फॉर सोलार सेल। ठीक है, तो ये जो है आपका सोलार सेल था। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो रहेगा एलईडी। ओके, सो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, एलईडी इज लाइट इमिटिंग डायोड। तो फोटो डायोड का उल्टा है। फोटो डायोड में क्या होता है, लाइट के फॉल होने से ओके जो है वो करंट फ्लो होता है। यहाँ पे अगर एलईडी से करंट फ्लो होगा, ओके ये जो है नेक्स्ट, दिस इज वी आर हैविंग एलईडी। तो यहाँ पे उल्टा सिंबल में देखो ये लाइट इससे निकल रही है, यहाँ पे लाइट फॉल हो रही थी। ठीक है, लाइट फॉल, तो ये फॉरवर्ड बायस में ही यूज होता है। ओके, इंडिकेटर के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं एप्लीकेशन इसका, पावर इंडिकेटर या कोई और इंडिकेटर। ओके, जैसे ऑन ऑफ के लिए बताना है आपको कौन से भी डिवाइस हो तो कॉमन है कि भी एलईडी यूज करते हैं। आजकल टॉर्च में यूज हो रहा है और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हो चुके हैं। तो ये एलईडी का जो है यूज है, अलग अलग कलर के लाइट के लिए जो मटेरियल है वो अलग अलग यूज होता है। ओके, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये अलग अलग मटेरियल जो है उसके यूज होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एलईडी। तो यहाँ पे ओके अब देखिए ये जो है ना जो एलईडीज है, फोटो डायोड या जो भी हम ये जो डायोड हो ना ये बहुत ही मतलब जो है ना कॉस्ट में कम वाले डिवाइसेस होते हैं और बहुत ही मतलब जो है वेट में बहुत कम होते हैं। ओके, इसका मतलब नुकसान बहुत कम होगा। ओके, लाइट वेट रहेंगे। सो बहुत सारे इसके जो है एडवांटेज आप बता सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका जो है ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है अब दूसरा डिवाइस है। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिवाइस वी आर हैविंग ट्रांजिस्टर। ओके,
सो ट्रांजिस्टर ओके 3 टर्मिनल डिवाइस है। डायोड हमने अभी देखा कि भाई वो 2 टर्मिनल डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको जो ट्रांजिस्टर है जिसका पूरा नाम हम लिखते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ओके ट्रांजिस्टर, दिस इज वी आर हैविंग BJT, ओके। सो 3 टर्मिनल डिवाइस यहाँ पे जो है इस तरह से हम बताएंगे कि भाई ये जो है इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, दिस इज वी आर हैविंग बेस, कलेक्टर और ये एमीटर, ठीक है। अब आपको टर्मिनल्स पता होना, इसके साथ में जो है 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट वन NPN, दूसरा होता है PNP, ठीक है। अब इसमें जो नेम है ये बेस, एमीटर, कलेक्टर। तो देखो ये जो बेस होता है बहुत ही थिन, नैरो आप लिख सकते हैं इसको, ओके। और यहाँ जो है ना जो डोपिंग होती है, ओके, हमने जैसे 11th के पोर्शन में डोपिंग कवर किया कि उसके अंदर कितना इम्प्योरिटी, ओके, इम्प्योरिटी कितना ज्यादा ऐड की गई है, वो इम्प्योरिटी के लेवल को हम क्या कहते हैं, ओके, डोपिंग लेवल। सो डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना, तो डोपिंग का लेवल क्या है, तो यहाँ पे ओके लाइटली डोप्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, लाइटली डोप्ड। इसी तरह से इमिटर की अगर बात करेंगे तो ये जो है मॉडरेट होता है एरिया के हिसाब से, और लेकिन हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड होता है। इसी तरह कलेक्टर एरिया में लार्ज होता है, सबसे ज्यादा एरिया इस टर्मिनल का होता है, और ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, ओके, मॉडरेटली डोप्ड होता है। तो ये हमने जो है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये जो देख लिए। अब देखो इसका अगर हमने देखा जाए, इसके अगर फिगर अगर देखेंगे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो ये इस तरह रहेगा, ओके। यहाँ पे हम जो ना ये इस तरह से बता देंगे। तो ये हमने बता दिया कि भाई ये इमिटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। देखो कलेक्टर का एरिया ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना, देखो ये जो है ना, अगर हमने इसको मान लिया कि भाई ये N है, ये P है, ये N है, तो आप यहाँ देखेंगे कि 2 जंक्शन आते हैं, ओके, 2 जंक्शन जो है ये रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो जंक्शन की कंडीशंस होते हैं, तो इसको हम जंक्शन J1 बोलेंगे और इसको J2 बोलेंगे। तो जंक्शन J1 जो होता है वो बेस टू इमिटर, इमिटर टू बेस, ठीक है, और J2 जो होता है वो बेस टू कलेक्टर, ओके, बेस टू कलेक्टर। इस तरह से जो है ये 2 जंक्शंस होते हैं, टर्मिनल के नाम के हिसाब से देखेंगे। तो अब देखिए ये जो जंक्शंस होते हैं, ओके, इनकी कंडीशन मतलब फॉरवर्ड रिवर्स के हिसाब से। तो अगर मैं ये जंक्शन J1 J2 ऐसे लिख दूं, ओके, या J1 और J2, तो ये अगर फॉरवर्ड बायस हो और ये भी फॉरवर्ड, चलो पहले हम लिखते हैं, ठीक है, ये रिवर्स बायस। तो ये जो ऑपरेशन होता है, ओके, मोड, तो ट्रांजिस्टर जो है ना एक्टिव मोड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, एक्टिव मोड। तो मेनली आपको यहाँ पे एक्टिव मोड ही डिस्कस किया गया है, ओके। इसका नाम दे रखा है कि अगर हम इस ट्रांजिस्टर को ये वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में यूज करें और J2 ये वाले जंक्शन को रिवर्स बायस में यूज करें, तो जो ट्रांजिस्टर का यूज ऑपरेटिंग मोड होता है वो कौन सा होता है, एक्टिव मोड होता है। तो अब यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली बायसिंग, ओके, डायरेक्टली बायसिंग देकर बता दिया यहाँ पर, ओके। सो सिंपली यही मेन मोड जो है यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हम लिखते हैं, देयर आर 3 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ लिखता हूं मैं कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें 3 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, ओके, यह सबसे पहले कॉमन इमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, या इसी को बोला जाता है इमिटर फॉलोअर, इमिटर फॉलोअर, ओके। तो ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन, देखो 3 टर्मिनल है, तो किसी अब जो आउटपुट देने के लिए हमको 2 इनपुट लगेंगे, और सॉरी 2 टर्मिनल लगेंगे, और आउटपुट देने के लिए आउटपुट लेने के लिए 2 लगेंगे, इनपुट देने के लिए 2 लगेंगे। तो हमको 4 टर्मिनल चाहिए, लेकिन हमारे पास 3 है, तो किसी एक को कॉमन यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख लो, ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर, तो हम यहाँ पे इनपुट देंगे, तो इनपुट एक्चुअल टर्मिनल बेस है, ये वाला कॉमन है, आउटपुट हम इससे लेंगे, ये आउटपुट लेना है, तो ये एक टर्मिनल मेन आउटपुट, उसके साथ में ये वाला, तो यहाँ पे इमिटर कॉमन हो गया। तो इस तरह से बोलते हैं हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन।
तो इसी तरह अगर बेस को कॉमन ले ले इनपुट और आउटपुट में, सो दैट विल बी कॉमन बेस। और अगर कलेक्टर को ले लें ओके तो उसे कहा जाता है कॉमन कलेक्टर। अब देखिए इसके ऊपर जो है ना, जैसा आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन और इसके साथ जो है कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। ओके चले आप पहले इसको पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए अब देखिए इससे जो करंट की इक्वेशन बनेगी, ओके करंट की जो इक्वेशन बनेगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो एरो मार्क इंडिकेट करता है ये करंट की डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है। तो करंट इधर से आता है, ठीक है, सॉरी ओके तो अब देखिए यहाँ पे ये जो करंट रहेगा, ठीक है, तो इसमें ये जो इमीटर वाला करंट है, ठीक है, ये यहाँ से कलेक्टर करंट आ रहा, यहाँ से बेस करंट आ रहा, इसको आईबी का नाम दे दिए, इसको आईसी का नाम दे दिए। ये दोनों मिलके केसीएल अप्लाई करो, ये दोनों मिलके यहाँ से बाहर निकल रहा है। ओके इधर से ट्रांजिस्टर में इनपुट हो रहा है, यहाँ से भी ट्रांजिस्टर में इनपुट हो रहा है। ट्रांजिस्टर को आप जो है ना नोड मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ ये इनकमिंग करंट या आउटगोइंग करंट, तो इक्वेशन जो बनती है आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ये इक्वेशन बनती है। अब देखिए जो कॉन्फ़िगरेशन पड़े हैं, ओके कॉन्फ़िगरेशन जो पड़े हैं उसके हिसाब से, ओके जो करंट गेन, ओके यहाँ पे आपको मिलेगा करंट गेन, करंट गेन। तो करंट गेन क्या है, गेन यहाँ पे जो है ना, गेन का मतलब रहेगा भी ये जो है ना आउटपुट और इनपुट के रेशो, किसके, करंट के। तो ये जो है ना अलग अलग जो है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से रहेगा। जैसे अगर हमने पहले मान लिया कि सीई कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखे हमने, तो जैसे ये सीई कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें इनपुट करंट आईबी है, आउटपुट करंट आईसी है। तो यहाँ पे ये जो करंट गेन होता है इसमें, इसको हम बीटा बोलते हैं, इसका क्या नाम है सी में बीटा। तो बीटा की वैल्यू होती है आईसी अपॉन आईबी, ओके। और इसी तरह से अगर हम कॉमन बेस की बात करेंगे तो आपको ये दो ही डिस्कस किए हुए रहेंगे, ओके दिस बीटा सॉरी अल्फा विल बी इक्वल टू आईसी अपॉन आई। इसमें इनपुट करंट आईई होता है, आउटपुट करंट आईसी होता है। तो ये जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये दो आप फॉर्मूले इसमें याद रख सकते हैं, अल्फा बीटा, इनके रिलेशन भी आप याद रख सकते हैं, अल्फा और बीटा में रिलेशन भी पूछ सकता है। चलो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, अल्फा और बीटा का रिलेशन भी आप देख सकते हैं। देखिए बहुत मतलब ये डिटेल टॉपिक है, मैं जस्ट कुछ पॉइंट आपको जस्ट बोलते चल रहा हूं, ओके। आपको इनका रिलेशन याद रखना पड़ेगा। तो ये जो बीटा है, ओके दैट विल बी इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय ओके 1 माइनस अल्फा, ओके अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं आप, ठीक है, ओके। ओके अच्छा इसी तरह से अगर हमने अल्फा लिखा तो बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, ये इस तरह से आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको रिलेशन याद रखना है, ओके अल्फा और बीटा के, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एक एप्लीकेशन आपको पूछा जाता है कि एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर का यूज एम्पलीफायर की तरह। तो मैंने अभी जैसे बताया कि जो एक्टिव मोड है उसमें हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफिकेशन के लिए ही यूज करते हैं। दूसरे जो है ना मैंने मोड नहीं बताया आपको, डिस्कस नहीं किया, डायरेक्टली सिर्फ क्या बोला एक्टिव मोड। तो एक्टिव मोड में, ओके एक्टिव मोड में तो ये जो है ना जनरली हम क्या करते हैं सीई मोड, यही वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। अब आप देख लो आईसी डिवाइड बाय आईबी, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये जो है ना करंट बढ़ जा रहा है, आईसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है आईबी के कंपैरिजन में, ठीक है, आईबी के कंपैरिजन में। अगर हम यहाँ पे उसको देखते चलें, ठीक है तो ये जो है बीटा टाइम्स, ओके आईसी कितना होता है तो बीटा टाइम, यहाँ देख लो ये आईसी, तो आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी, और बीटा की वैल्यू काफी बड़ी होती है, ठीक है ना, किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए ये वैल्यू 1 से काफी ज्यादा होती है। तो ये जो है बीटा टाइम्स आईबी, इतनी जो है ये आईसी की वैल्यू होती है, तो आईसी बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो इसमें जो है हम ये सीई कॉन्फ़िगरेशन इसी को यूज कर लेते हैं, आप इसको कॉपी कर लो पहले, ठीक है। चलो
transistor as an amplifier. Okay, transistor as an amplifier. Transistor as an amplifier. ओके, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. अब देखिए यहां पे क्या होता है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें कि भाई जो है हम कॉमन इमिटर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ले लें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई आप जो है ये यहाँ पे सर्किट बना देते हैं हम, ये इस तरह से ये हमने बना दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे हमने एक सोर्स लगा दिया, ठीक है, ये सोर्स लगा के हमने यहाँ पे जो है ये इस तरह से ओके ये जो है ये मीटर को जोड़ दिया, यहाँ पे कुछ कैपेसिटर भी लगे हुए रह सकते हैं, ठीक है, लगाते हैं कपलिंग के लिए. ओके, मैं सिंपल वाला जैसे सर्किट यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है. इसके बाद यहाँ पे लोड रेजिस्टर रहेगी. ओके, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगे भी रहेगी आपको. उसके बाद यहाँ पे आपको एक सोर्स लगा हुआ रहेगा. ओके, सब बाइसिंग के लिए रहेगी. और यहाँ पे आपको जो है ये जो है आपका आउटपुट जो है लिया जाएगा, यहाँ से आउटपुट जो है ये इस तरह से आपको बताया जाएगा. तो यहाँ पे ये कैपेसिटर जो है ना यहाँ लगाए हुए रहेंगे. दिस इज वी आर हैविंग वी इन और ये है वी आउट. ओके, एसी वाले हैं तो इसलिए यहाँ पे बीच में क्या करते हैं हम कपलिंग कैपेसिटर लगा देते हैं. तो अब देखिए जो इनपुट है यहाँ पर, ओके, यहाँ पे जो इनपुट है, ओके, ये इनपुट करंट ये जो है आईबी जा रहा है. अगर डीसी की बात करें, ओके, आईबी जो है यहाँ जा रहा है. तो यहाँ जो है ना ये जो वीसीसी यहाँ पे जो है ना जो सप्लाई होता है ये वीसीसी. तो वीसीसी जो है आपको दो हिस्सों में मिलेगा. एक मिलेगा आपको सिंपली ये यहाँ से यहाँ तक ये वीसीई, वीसीसी ये जो सप्लाई रहेगा. ओके, तो वीसीसी इज इक्वल टू ओके यहाँ पे जो है सप्लाई जो दे रखा रहेगा. ओके, दिस इज वी आर हैविंग वीसीसी. तो यहाँ पे देखो ये जो है ना ये आर है, तो इसमें से जो करंट फ्लो रहा है वो आईसी फ्लो रहा है, ये ऐसे जाएगा. इधर तो एसी है तो इधर से डीसी करंट नहीं जा पाएगा, ठीक है. तो ये वीसीसी जो है ना वीसीई प्लस ये आईसीआर, ओके, ये इक्वेशन आपको दे रखा रहेगा, ठीक है. इसी तरह से जो इनपुट साइड देगा वो दे देगा आपको ये वीबीबी. यहाँ पे जो है ना एक सोर्स जो है लगा रखा रहेगा, सॉरी यहाँ पर ये यहाँ से रहेगा. देखो एक बताता हूँ यहाँ पर इनपुट साइड में भी एक बैटरी रहेगी, ये वेरिएबल. दिस इज वी आर हैविंग वीबीबी. सो ये वीबीबी यहाँ पे एक वोल्टेज ये आ जा रहा है आईबी इनटू ये रेजिस्टेंस का नाम दे दो आरबी और यहाँ से यहाँ तक वीबीई. ये दो इक्वेशन सिंपल जो केवीएल अप्लाई करते हैं उसी तरह से रहेगा. ओके, अब क्या होगा यहाँ पे देखो बेस करंट में जो चेंजेस आएंगे, ओके, बेस करंट में जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से यहाँ पे जो है ये जो वोल्टेज रहेगा इनपुट, तो ये बेस करंट थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन उसकी वजह से कलेक्टर करंट में बहुत ज्यादा चेंज आएगा. कलेक्टर करंट कितना होता है, दैट इज बीटा टाइम्स आईबी. तो आईबी में जितना चेंज आएगा उससे बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई करके आईसी में आएगा. समझ में आ रहा. तो ये जो आउटपुट पे चेंज है वो काफी बड़ा आएगा. तो ये जो एम्प्लीफिकेशन है वो इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है. सो चेंज इन बेस करंट कॉज ओके लार्ज चेंज इन द कलेक्टर करंट, लार्ज चेंज इन द कलेक्टर करंट. तो क्या होगा कि भाई ये जो वोल्टेज यहाँ पे जो है ना ये बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है. तो इस तरह से ये जो है एम्प्लीफिकेशन होता है. सो दिस इज वी आर हैविंग ओके सिंपल सर्किट फॉर एम्प्लीफिकेशन. तो यहाँ पे जो है ना आपको जो है जो वोल्टेज गेन के हिसाब से बताते हैं. ओके, तो एवी इज इक्वल टू चेंज इन वीसीई, ये आउटपुट लेते हैं, डिवाइड बाय चेंज इन आपको जो है ना ये ओके आर इनटू आईबी. तो हम ये एसी के लिए देखते हैं, ये हम सारी चीजें डीसी के हिसाब से बता रहे हैं. तो एसी के हिसाब से आपको ये आएगा कि भाई वीसीई में कितना चेंज है. देखो यहां से यहां तक दिस इज सी एंड दिस इज ई. ओके, वीसीई इसमें कितना चेंज आ रहा है. ओके, तो ये जो है ना इसके अंदर ज्यादा चेंज आएगा तो इसमें भी ज्यादा चेंज आएगा. जितना बढ़ेगा ये उतना कम होगा. तो हमको जो है ना चेंज इन वीसी डिवाइड बाय ये जो इनपुट पे एसी रेजिस्टेंस इनटू ये जो करंट फ्लो रहा है इसमें से, ओके, दैट विल बी द इनपुट. ये आउटपुट है, ये इनपुट है. चेंज इन वीसी
that is output. R times C, input resistance R into IB, small r AC resistance है, so that is we are having input. देखो इसकी अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, नहीं तो इसी में काफी वक्त लगेगा, तो मैंने फाइनल इक्वेशन यहाँ लिख दी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर, ओके। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है, दैट इज लॉजिक गेट, ओके, दैट इज लॉजिक गेट। चले आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब लॉजिक गेट्स, अब लॉजिक गेट्स में देखो जो जनरली जो है आपको 6 या 7 गेट जो है डिस्कस करते हैं, ओके। सो जो भी सिलेबस के हिसाब से रहेंगे वो हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेवल, ओके। अब ये जो लॉजिक गेट है वो डिजिटल पे मतलब बाइनरी लेवल पे काम करते हैं। बाइनरी मतलब सिर्फ 2 लेवल, लो नहीं तो हाई, ओके। तो सिंपल, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं पॉइंट पे आ जाऊं, ओके, डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाऊं, तो देखो 6 गेट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं सबसे पहले, ओके। अब मैं यहां लिखता हूं लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स। तो इसमें सबसे पहले क्या होते हैं कि देखो 3 गेट्स हैं जिसको हम कहते हैं बेसिक गेट्स, ओके। तो इसमें क्या है, सबसे पहले होता है ये ऑर गेट, दूसरा है एंड गेट और तीसरा है नॉट गेट, ओके, नॉट गेट। तो ये ऑर गेट और नैंड गेट, इनके जो सिंबल है, ट्रुथ टेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो है ना इस तरह से इसका सिंबल, ये इस तरह से इसका सिंबल, और ये जो है नॉट गेट का सिंबल। तो ये मल्टीपल इनपुट गेट है, ये सिंगल इनपुट गेट है, ठीक है। नॉट गेट कैसा, सिंगल इनपुट। इनके ट्रुथ टेबल जैसे क्या रहेंगे, तो देखो इसमें और गेट में क्या होता है, चलो मैं ट्रुथ टेबल भी यहाँ लिखते चलता हूं सबके लिए, ओके, फास्ट लिख देंगे, चलो। चलिए अब देखिए यहां पर ये जो ऑर गेट है, ओके, ऑर के लिए लिखेंगे, तो ये जो है ए बी और इसको हम वाई लिखेंगे, ये ए बी और ये वाई लिखेंगे, ये ए और ये वाई लिखेंगे। तो यहाँ पे और के लिए लिखेंगे ए बी वाई, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके। तो ये जो आउटपुट होगा 0 1 1 1, ओके। जब सिंपली, ओके, एक भी इनपुट अगर 1 आ जाएगा तो आउटपुट 1 रहेगा, कोई एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर एंड गेट की बात करेंगे, तो ये जो है ना ए बी वाई, तो इसमें क्या होगा, अब देखो फिर से ये मैंने लिख दिया 1 0 1 1। तो इसमें अगर एक भी 0 आ जाता है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, कॉम्बिनेशन में कहीं पर भी, ओके। सब जगह अगर 1 है तो ही 1 होगा। ये लॉजिकल एडिशन है, ये लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। देखो 1 इंटू 1 1, यहाँ पे कहीं पे 0 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 0 सब जो है 1, 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, लॉजिकल एडिशन है, अरिथमेटिक एडिशन नहीं है, ओके। अगर हम ये नॉट गेट की बात करेंगे तो ए और ये वाई लिख दिया हमने, तो अगर 0 1 तो उल्टा कर देता, 0 का 1 1 का 0। ये जो है इनके ट्रुथ टेबल है, यहाँ पे सिंबल ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे अगर हमने इसका जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा तो ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये y इज इक्वल टू ए इंटू बी, और ये y इज इक्वल टू ए बार, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर गेट की बात करेंगे तो नेक्स्ट जो है ना यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, जिसमें पहला होता है नैंड गेट और दूसरा होता है नॉर गेट। देखो इनको बेसिक गेट क्यों बोल रहे हैं इन तीनों को, इन तीनों को यूज करके हम कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, इंप्लीमेंट बना सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या लॉजिकल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अब इनको यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं कि इनमें से, ओके, कोई भी एक टाइप का गेट, चाहे नैंड लेके बना दो या नॉर लेके बना दो, हम कोई भी लॉजिकल सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल बोला, एक ही टाइप का यूज करेंगे तो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये नैंड गेट, तो पहले अगर मैं इसको नैंड के लिए बता दूं, चलो ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं नैंड। तो नैंड में क्या है, इसका सिंबल बहुत आसान है। तो ये जो है ना एक्चुअली एंड प्लस नॉट होता है, क्या होता है, एंड प्लस नॉट होता है, ओके। अब ये पूरा डिटेल हो, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह नॉर क्या होता है, ओके, नॉर की बात करेंगे तो और प्लस नॉट होता है। अब आप इससे जो है ना इसको जो है लिख सकते हैं कि भी किस तरह का जो है ना यहाँ पे ये जो है ट्रुथ टेबल बनेगा। दिस इज ए बी, ये वाई, ए बी और ये वाई, यहाँ पे बबल आ जाएगा, ठीक है। एक और गेट दिया है डिराइव्ड गेट, डिराइव्ड गेट। तो ये सारे डिराइव गेट, ये भी डिराइव गेट्स है, लेकिन डिराइव गेट में ये जो है यूनिवर्सल नाम दिया है। तो एक और गेट जो है जिसका नाम जो है
एक्सऑर गेट या एक्सक्लूसिव और गेट। तो इसका जो सिंबल होता है यहाँ पे डबल लाइन होगी, और की तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये डबल आ जाएगा। ये रहेगा ए, ये रहेगा बी और ये रहेगा वाई। तो अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो अगर इनपुट्स ओके अलग अलग रहेंगे तो आउटपुट 1 आता है। ओके अगर इनपुट अलग अलग रहेंगे तो आउटपुट 1 आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सऑर गेट। तो इसके बेसिस पर आपको जो है कुछ क्वेश्चन ओके दे के पूछेगा कि भाई इनपुट पे ये रहा तो आउटपुट पे क्या आएगा। ओके ऐसे कुछ जो है क्वेश्चंस आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके जो है लॉजिक गेट्स। तो ये देखो थोड़ा सा लेंथी पोर्शन था, क्योंकि इसमें जो है जो ट्रांजिस्टर है जो कि नीट में नहीं है वो भी ऐड किया हुआ था, तो थोड़ा सा उसके लिए टाइम लग गया। तो ये जो है हमने माइंड मैप ओके फॉर सेमीकंडक्टर, शुरू में थोड़ा सा पार्ट जो था बचा हुआ हमारा न्यूक्लियाई का था वो भी हमने कवर कर लिया है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।